गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि लास्ट क्लास में जो हमने कोई थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, आज की जो वीडियो है उसमें मुख्य रूप से कुछ उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि यूज होते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। जैसे आपके सूक्ष्मदर्शी हो गया, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार हो गए, ठीक है, दूरदर्शी हो गया। तो ये सारे उपकरण हैं, उनके सबके आवर्धन क्षमता विभिन्न स्थितियों पे निकालना, कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है सूक्ष्मदर्शी। पहला है सूक्ष्मदर्शी, ऊपर टॉपिक हो जाएगा प्रकाशीय उपकरण। प्रकाशीय उपकरण, ठीक है। तो प्रकाशीय उपकरणों में पहला है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। देखा भी होगा आपने बायोलॉजी वाले बच्चों ने कि माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म चीज को बड़ा करके आवर्धित करके दिखाना, बड़ा करके दिखाने का जो उपकरण होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि एक दो लेंस लगे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना, एक पाइप लगा होता है। जैसे किसी भी पत्ती है उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है ना, कोशिकाएं देखनी है, तो और मेडिकल में भी यूज होता है मुख्य रूप से। तो उसी उपकरण को हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्मदर्शी। तो सीधी सी इसकी परिभाषा है, वह प्रकाशीय उपकरण, लिख सकते हो आप, उपकरण जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को या सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है, ठीक है। ऐसे उपकरण को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सिंपल सी एक परिभाषा हो गई इसकी, ठीक है। अब सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का, जो आपके सिलेबस में है। तो सूक्ष्मदर्शी के इसमें जो प्रकार हैं, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। पहला कौन सा हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, पहला हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरा कौन सा हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त का मतलब इसमें दो लेंस जुड़े होंगे, ठीक है ना, जबकि इसमें केवल एक ही लेंस होता है। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक ही लेंस उत्तल लेंस के थ्रू काम होता है, इसमें दो उत्तल लेंस काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना।
इसको हम बोलते हैं कंपाउंड यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो पहला है सरल सूक्ष्म, तो इसके बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। आज की डेरिवेशन है सरल, तो ये फिनिश हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेंगे, रे डायग्राम कैसे बनता है वो समझ लेंगे, फिर उसका आवर्धन क्षमता निकालेंगे, फिर उस आवर्धन क्षमता के सूत्र के आधार पे स्थितियां होंगी, ठीक है ना, फिर इसका यूज होगा। तो ये 3-4 चीजें हर एक की निकालनी है हमें, ठीक है बेटा। तो पहले हम बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं संयुक्त को यहां से। तो पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या है, इसकी 2 कंडीशनों पर आधारित होता है, ठीक है ना। पहला तो यह है कि जैसे कोई भी एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और उसका जो फोकस बिंदु होता है, उसके बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और बड़ा और आवर्धित रूप में। इधर ही तो बनता है, ऐसे बनता नहीं बनता है। तो यानी कि छोटी चीज को ये बड़ा करके दिखाता है, तभी तो इसका नाम सूक्ष्मदर्शी हुआ कि नहीं हुआ। तो पहली कंडीशन तो यही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो आप लिख लो पहली कंडीशन, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र कौन सा होता है, ओ, कौन सा होता है, ओ, एवं मुख्य फोकस बिंदु के मध्य रखते हैं, एवं मुख्य फोकस बिंदु, क्योंकि लेंस आपका द्विफोकस ही होता है, ठीक है ना। यानी कि F1 के मध्य रखो, F1 और O के मध्य, F2 उधर चला जाएगा, ठीक है ना। मुख्य फोकस बिंदु F, इसको F1 मान सकते हो आप, F1 के मध्य रखते हैं। तो आपने किरण चित्र बनाए हैं इसके रे डायग्राम, तो कैसा प्रतिबिंब आता है आपका, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। यही पढ़ा है ना हमने अभी तक। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है या कहा जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो आप यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हो, एक एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आपको चीज़ें आए समझ में, ठीक है। तो ये तो एक इसकी परिभाषा हो जाएगी, ये कंडीशन हमने पढ़ी है ना इस तरीके से। तो ये सिंपल इसकी एक परिभाषा हुई थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसमें 2 हम कंडीशन लेंगे, क्या लेंगे, 2 कंडीशन क्या लेंगे। एक तो यही कंडीशन हो जाएगी, इसके अलावा लेंगे कि वस्तु को देखने की न्यूनतम दूरी, जो आंख होती है, आंख में भी कौन सा लेंस होता है आपका, उत्तल लेंस होता है ना। तो उत्तल लेंस के देखने की न्यूनतम दूरी का मतलब 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक आसानी से हम चीज को देख सकते हैं, उसको हम कैपिटल D से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें 2 कंडीशन लेंगे हम, इसको मैं साफ कर रहा हूं।
जब इसका हम आवर्धन निकालेंगे तो देखिए पहली है स्थिति 1 या कंडीशन ए मान लो इसको। माना ए बी एक छोटी वस्तु है, ऐसे लिख सकते हैं, वस्तु है जिसे न्यूनतम देखने की न्यूनतम दूरी, जिसे देखने की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं या रखा जाता है। और मैंने अभी बोला कि देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये याद रखना है आपको कि अगर जैसे बुक है, आप 25 सेंटीमीटर आप रखते हो, आसानी से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, पास रखोगे तो आंखों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, दूर रखोगे तो थोड़ा में कम दिखाई देगा, जैसे छोटा कोई चीज़ है तो। ठीक है ना, तो न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, तो जिसको हम डी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल डी से रखा जाता है। तो आंख पर बनने वाला दर्शन कोण अल्फा है। अल्फा कोण मान लिया जो कि आंख पे था। तो इसका हम डायग्राम बनाएं, जैसे ए भी कोई वस्तु है, ठीक है, देखने की न्यूनतम दूरी ये है। यहाँ पे आपकी आंख अवेलेबल है, ठीक है, और थोड़ा ऊपर बना लो इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ से रेज आ रही है, तो ये वाली जो एंगल बन रहा है ये दर्शन कोण होगा इसका, कौन सा, अल्फा। तो आंख से देखने की न्यूनतम दूरी ये कितनी हो जाएगी आपकी, कैपिटल डी। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी। ठीक, यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी 10 अल्फा की। आई बात समझ, क्योंकि हमारे पास लंब है और इसका क्या है, आधार है, तो इस पर से जाके वैल्यू कैलकुलेट करनी, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, पहली वाली वीडियो में। तो लंब तो यानी कि इसकी ए बी जो ऊंचाई है, और दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, इसको नाम दे दिया ओ। और इसका जो आधार बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, ओ बी। ठीक है, और ओ बी का मान कितना है, डी, वो वैल्यू हम ले लेंगे। अब लेंस के सामने वस्तु रखी हुई है तो डी कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, तो इस तरीके से, क्योंकि आंख के सामने इधर है, अब यहाँ से किरण ऐसे ही तो आ रही है, तो आपतित किरण के विपरीत आपकी वस्तु रखी हुई है ना, तो डी की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, नेगेटिव। यानी कि अगर वस्तु सामने है तो नेगेटिव आती है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, अभी हम बाद में इसकी वैल्यू निकालेंगे, कि इसी वस्तु को एक लेंस के सामने आप रख देते हैं ऐसे। ठीक है, ये इसका प्रकाश हुआ हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया ओ, तो हो गया ना। अब ओ का ये तो हो गया एफ बिंदु, F1 मान लो। ठीक है ना, इसी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और एफ के मध्य रखते हैं, जैसे स्टार्टिंग हमने परिभाषा में लिखा था, इस वस्तु को हमने यहाँ लिखा, यहाँ रख दिया ए बी। ठीक है, अब हम ऑलरेडी इसका किरण चित्र बना चुके हैं। कैसे बनाए बताओ, यहां से हमें क्या करना है, किरण चित्र बनाना है जब वस्तु एफ और ओ के मध्य में रहती है। तो नियमों का आप इसमें यूज कर सकते हैं ना, नियमों का यूज। तो वो कैसे करेंगे, इसका एक फोकस बिंदु इधर होता है, एक फोकस बिंदु इधर होता है, ये तो आपको पता ही है। जैसे इधर F1 है तो इधर क्या मान लिया हमने, F2। ठीक है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर इस पर आपतित होती है तो क्या होगा, फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो ये
फोकस बिंदु से गुजर रही है, ऐसे यहाँ मान लो इसको, ठीक है। और एक किरण को सेंटर से गुजारे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो क्या होगी, सीधी निकल जाती है, ये सीधी निकल गई। अब ये कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इन किरणों का इस लेंस के इधर की तरफ क्या बनता है, प्रतिबिंब। इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो ऐसे, तो जहां पे भी ये एक दूसरे से मिलेंगी, इसको मान लो ए डैश, इसको मान लो बी डैश, ठीक है। और सपोज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वहां अल्फा माना, यहाँ कितना मान लिया, बीटा। अब ये जो है, ये वाली जो चीज है ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब भी तो है किसका, ए बी का। इसी को आवर्धित करके हम देख रहे हैं, बड़ा करके। इसको और थोड़ा सा हम शिफ्ट करें तो और बड़ी हो जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ेगी इमेज, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जैसे जैसे हम पास बढ़ाएंगे ये आवर्धित होती चली जाएगी ना। तो यानी कि इसकी प्रतिबिंब की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वस्तु पे, शिफ्टिंग के ऊपर। सपोज यहाँ पे जो इमेज है वो इसके साथ इतना आएगा, और ए बी यहाँ से जो रखा हुआ है वस्तु, इसकी दूरी है सपोज यहाँ से यहाँ तक यू, उसे यहाँ पे हमने देखने की न्यूनतम दूरी पहली कंडीशन थी। अब इसको हमने यू दूरी पे रख दिया, अब यू इसमें भी कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इस लेंस के जस्ट पीछे फ्रंट में रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है ना, तो ये इसकी दूसरी कंडीशन है। तो ऐसे आप इसका एक किरण चित्र बना सकते हो। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan बीटा की, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan अल्फा की, ठीक है ना। और फिर आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है उसमें इसको हम रख देंगे। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ से ये वाली कंडीशन, इसके बारे में अगर हम थ्योरी लिखें तो थ्योरी हम लिख सकते हैं। थ्योरी में हम क्या लिखेंगे कि माना एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र क्या है, O, प्रकाशिक केंद्र कितना है, O। अब ए बी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र O और फोकस बिंदु के मध्य रखा जाता है, ठीक है। जब वस्तु आप इन दोनों के बीच में रख दोगे, जब इसका किरण चित्र बनाओगे तो हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी, ठीक है, आवर्धित। आवर्धित का मतलब इस वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है ना, और सीधा। ऐसे हम थ्योरेटिकल लिख सकते हैं। तो कंडीशन 2 है और कंडीशन 1, इनसे हमें क्या करना है, यहां लिखेंगे स्थिति 1 से, यानी कि इस वाले चित्र से, इससे निकाल दो यहाँ पे। जैसे आवर्धन क्षमता हम निकालें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan अल्फा की वैल्यू, या फिर लिख सकते हैं, पहले निकाल दो कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ए बी, आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओ बी। ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, -d, होगी नहीं होगी, क्योंकि इसके सामने ही तो है ये। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है ना। तो लंब तो कितना हो गया इसका, ए बी अपॉन ओ बी, ये तो बन गया। अब ओ बी की वैल्यू कितनी है, -d, यहां लिख देंगे tan अल्फा बराबर ए बी अपॉन -d। पहले डायरेक्ट मान निकाल लिया हमने स्पर्शिया के फॉर्म में, फिर डायरेक्ट हमें शिफ्टिंग का काम है, ठीक है ना, नहीं तो आगे डेरिवेशन में निकालना पड़ता, मैं यही निकाल रहा हूं। स्थिति 2 से, ठीक है। अब प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो वस्तु पे निर्भर कर रही है, नहीं कर रही है, तो यहां से तो वस्तु पे ही आप इसकी वैल्यू निकाल दो tan बीटा की, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, बीटा, वस्तु के यहाँ पे। तो यहां से निकालो tan बीटा बराबर, वही समीकरण आएगा, लंब बटे आधार।
अब इसमें लंब कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा ए बी, वस्तु पे डिपेंड कर रही है इसको। तो इस वाले ट्रायंगल को लो, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, वस्तु की दूरी कितनी है यू, और यू कैसा होगा नेगेटिव। यहाँ हो जाएगा टेन बीटा बराबर ए बी अपॉन ओ बी, और यहाँ पर ओ बी का मान कितना है, यहाँ पर ओ बी का मान है माइनस यू। इसको मानो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ऐसे हमें टेन अल्फा टेन स्पर्शजा की फॉर्म में पहले वैल्यू निकाल के हमने पहले सेट कर दिया इसमें। अब निकालेंगे इसकी आवर्धन क्षमता। अतः आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को लेंस की आवर्धन क्षमता ये है कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं नॉर्मली। ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे बिंब द्वारा आंख पर बना कोण। प्रतिबिंब द्वारा बना कोण कौन सा है, लेंस पर बना कोण बीटा, और वस्तु द्वारा कौन सा है एक तरीके से अल्फा। ये मुख्य रूप से इसी के द्वारा बन रहा है, ये भी तो आवर्धित बन रहा है ये, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो इस पर डिपेंड कर रही है, कर रही नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो आप लिख लो, इसका फॉर्मूला है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे बिंब या वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। तो ये इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब m बराबर प्रतिबिंब द्वारा बन रहा है बीटा, वस्तु द्वारा बन रहा है अल्फा। ठीक है ना, इसको मानो समीकरण नंबर 3। ठीक है भाई, अब यहाँ पे लो स्पर्शजा लेने पर बीटा और अल्फा की लिख देंगे स्पर्शजा लेने पर, क्योंकि टेंजेंट फॉर्म में निकालना है। तो क्या होगा, m बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब ये वैल्यू अपने पास है यहाँ पर, है ना, इनकी वैल्यू इसमें शिफ्ट कर दो। तो इनकी वैल्यू जब आप इसमें शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, देखते हैं। तो देखिए लिखेंगे मान रखने पर, इसको मान लो 4, रखने पर अब टेन बीटा की वैल्यू क्या हो गई, ए बी अपॉन माइनस यू। टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन माइनस डी। इन मानों को यहां रख दो, तो m बराबर ए बी अपॉन माइनस यू, ये तो हो गया। अब मल्टीप्लाई में जो भी नीचे ऊपर चला जाएगा वो, ये कितना हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए बी, ये तो हो गया। जो कट रहा उसको कट कर दो, ए बी से ए बी गया, माइनस से माइनस गया, तो m बराबर कितना आया, डी अपॉन यू। इसको मानो समीकरण नंबर 5। तो डी अपॉन यू के रूप में आपका आवर्धन क्षमता का मान आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें कंडीशन अप्लाई करनी है कि वस्तु कहाँ कहाँ हम रखें। दो स्थितियां हैं आगे की, यहां तक तो आपको सारे उपकरणों में निकालना है आवर्धन क्षमता का मान, m का मान। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको दो कंडीशन लगानी है। ठीक है ना, अब वो कंडीशन आप लिख सकते हो। तो पहली है, पहली क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब देखने की न्यूनतम दूरी पे बनता है।
ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखने की न्यूनतम दूरी पे। और दूसरी स्थिति क्या होगी? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, ठीक है ना। तो वो दो कंडीशन हम लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और उस लेंस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है ना। तो वो देखते हैं क्या है। तो देखिए पहली स्थिति है कंडीशन फर्स्ट, ए मान लो, चाहे कंडीशन ए, कि जब अंतिम प्रतिबिंब देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है। यानी कि इमेज जो बनेगी यहाँ लिखेंगे, अर्थात इमेज की वैल्यू क्या बन रही है, कहां पे बन रही है? -d, देखने की न्यूनतम दूरी, है कि नहीं। और u बराबर क्या आएगा? -u। u की वैल्यू तो u ही रखनी है, v की वैल्यू आप क्या रखोगे? -d, ठीक है ना। इसको आपको कहां रखना है? लेंस फॉर्मूले में। कहां पे रखना है? लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उसमें v और u की वैल्यू को आप शिफ्ट कर दो, तो उसमें एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन को समीकरण नंबर 5 में रख देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो कैलकुलेट इसको। तो देखते हैं, लिखेंगे लेंस सूत्र से ये कंडीशन आपको हर एक में रखनी है, चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, चाहे वो सरल सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है ना, चाहे वो दूरदर्शी है। उनमें ये कॉमन कंडीशन आती है लास्ट में, जब आवर्धन क्षमता आपकी निकल जाती है उसके बाद। तो देखो, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/ क्या हो गया? u, वैल्यू रख दो ये। तो 1/f बराबर -1/d, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, प्लस हो जाएगा। तो 1/f बराबर -1/d प्लस 1/u, ये तो हो गया। अब 1/u अगर हम निकालें यहां से तो कितना आएगा? 1/d प्लस 1/f, ये तो आएगा। इसको मानो इक्वेशन नंबर 6। तो ये एक रिलेशन आया 1/u बराबर 1/d प्लस 1/f। अब इस रिलेशन को समीकरण नंबर 5 में रख दो, इसका आवर्धन निकाल दो, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो m बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं समीकरण 5 को? d इंटू 1/u के रूप में लिख सकते हैं ना। d/u को कैसे लिखेंगे? d गुणा 1/u। अब 1/u की वैल्यू दे रखी है आपको, दे रखी है ना, तो इसको यहाँ लिख दो। तो d तो है ही आपका, तो ये हो जाएगा 1/d प्लस 1/f। तो ऐसे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसका गुणा करो d का अंदर, तो कितना हो गया? d/d प्लस d/f, ये हो जाएगा ना। अब d/d का मतलब 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस d/f। तो ये पहली कंडीशन आ गई आवर्धन क्षमता की, आ गई ना। तो इस तरीके से आप पहली कंडीशन के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 प्लस d/f वैल्यू आ जाती है, ठीक है बेटा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है इसमें
जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे अल्फा बीटा अल्फ है, ऐसा लिख सकते हो। तो लिखेंगे हम यहाँ पे तो कंडीशन नंबर 2 यानी कि बी, कंडीशन बी, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो आपकी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखने की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है ना, और u इज इक्वल टू माइनस यू है ये आपका। अब लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। अब अनंत पे कैसे बनेगा, b की वैल्यू क्या रखनी है हमें, अनंत, और u एज इट इज रखना है। ये कंडीशन एज इट इज रखना है। अब वही प्रक्रिया लेंस सूत्र से, ठीक है। ये 1/f टू 1/v माइनस 1/u। b की जगह क्या रखना है, अनंत, u की जगह क्या रखना है, माइनस u। तो 1/f बराबर 1/ अनंत, तो ये हो जाएगा माइनस 1/u, ये हो गया ना। तो 1/f बराबर, ये तो 0 हो जाएगा 1/ अनंत, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितनी वैल्यू आई, 1/u। सॉल्व कर लेंगे इसको। अब 1/u की वैल्यू है 1/f, या 1/f इक्वल टू 1/2, या इसको हम कैसे लिखें, u इज इक्वल टू f। ये व्युत्क्रम इसके बराबर हो जाएगा, u बराबर f। अब समीकरण नंबर 5 में जो u है, इसमें u की वैल्यू शिफ्ट कर दो। तो समीकरण 5 से कितना हो गया, आवर्धन क्षमता m बराबर ये हो जाएगा d/f, ठीक है। तो इसमें दो आवर्धन क्षमता आ गई, एक तो पहली कंडीशन के लिए और एक दूसरी कंडीशन के लिए। तो दो आपकी स्थितियां आई हैं। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये लास्ट की जो दो कंडीशन है वो तो आपको यूज करनी है, कोई सा भी आप उपकरण यूज करो उसमें। एक तो ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, ठीक है ना। ये तो आपको यूज होनी है, ठीक है बेटा। बाकी जब आपके पास इनके यहाँ पे रिलेशन आ जाएंगे अलग अलग, तो उस रिलेशन को जो आपका मुख्य आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आया हुआ है आप उसमें शिफ्ट करोगे, ठीक है ना। तो उसमें शिफ्ट करके जो भी इक्वेशन आएगी वो उनकी आवर्धन क्षमता का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब ये इस कंडीशन की आवर्धन, ये इस कंडीशन की आवर्धन। अब इस सरल सूक्ष्मदर्शी के कुछ उपयोग भी होते हैं, ठीक है ना। वो उपयोग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो उपयोग सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी,
का उपयोग। तो पहला है जैसे जो घड़ी बनाने वाले वो होते हैं, घड़ी साज होते नहीं होते हैं, जिसमें घड़ी जो होती है वो उसमें बारीक बारीक आपके क्या होते हैं, पुर्जे बने होते हैं। क्या बने होते हैं? पुर्जे। तो उनको अपनी आंखों से देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम वो क्या करते हैं, आंख पे एक लेंस लगा लेते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा दुकानों पे एक लेंस लगा होता है, फिर उससे वो उसकी मरम्मत करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं घड़ी साज। घड़ी साज का मतलब है जो घड़ी को सही करता है। घड़ी के पुर्जों, घड़ी के पुर्जों की मरम्मत करने में एक तो यहां यूज होता है, दूसरा होता है प्रयोगशालाओं में। प्रयोगशालाओं में जैसे प्रयोगशालाएं स्केल होते हैं, आपके पैमाने बने होते हैं ना, तो कई पैमाने ऐसे होते हैं कि हमारी आंखों से नहीं दिख पाते। ठीक है ना, तो उनको देखने के लिए इस सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जा सकता है पैमाने पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से इसके यूज होते हैं, ये इसके यूजेज हैं। ठीक है ना, तो ये इस डेरिवेशन का यूज मतलब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है और सरल सूक्ष्मदर्शी के ये उपयोग है। अब इसमें जो एंगल आए आपके अल्फा, ठीक है, बीटा, तो वो क्या है? दर्शन कोण है। ठीक है ना, तो सीधी सी इसकी एक परिभाषा दर्शन कोण की कि वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले आंतरिक कोण को हम क्या बोलते हैं? दर्शन कोण बोलते हैं। तो लिख सकते हैं दर्शन कोण की परिभाषा। वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले आंतरिक कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से इसमें छोटी छोटी परिभाषा भी बन जाती हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता की परिभाषा बन गई। आवर्धन क्या होगा? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी परिभाषा है। ठीक है बेटा, तो आज आप इस डेरिवेशन को आप करके देखोगे। ठीक है ना, करोगे तभी काम चलेगा, प्रैक्टिस में आओगे। ठीक है ना, बाकी कल का नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।